तो आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्स क्लासेस बाय सुमित में। यह हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का चौथा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक तीसरा लेक्चर नहीं देखा तो आपको उस लेक्चर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हमारे इस सीरीज का अंतिम दिन है। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर आपका कल ही है तो अब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और आपको बायोलॉजी संपूर्ण एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक सारे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को पूरे मन से पढ़ लिया तो आप पास हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक बिना किसी देरी के। और आज का हमारा पहला टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मानव कल्याण में क्या भूमिका है, यह अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन सूक्ष्म जीवों से संबंधित ना पूछा गया हो। तो सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जो हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगर हम इन्हें समझने का प्रयास करें कि हम इनमें क्या लिख सकते हैं तो आपने देखा होगा आपके रसोई से लेकर आपके हॉस्पिटल तक हर जगह सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, इसके लिए एक बैक्टीरिया यूज में लेते हैं जिसका नाम इसके लिए हम एक बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है। हम शराब बनाते हैं, इसके लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही एंटीबायोटिक बनती है जिसके लिए अलग अलग सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाभदायक और हानिकारक दोनों तरह के होते हैं। वे दही, पनीर, ब्रेड के निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ, एंटीबायोटिक, दवाओं के उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने जैसे राइजोबियम में मदद करते हैं। शरीर में वे पाचन जैसे विटामिन के निर्माण और स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। जबकि कुछ रोगजनक जीवाणु बीमारियां भी फैलाते हैं। जैसे आपने बीमारियों में पढ़ा होगा कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु से होती है। इसी प्रकार सामान्य जुकाम राइनो वायरस से होता है। आप भी कमेंट में ऐसी 2 बीमारियों का नाम बताएं जो कि किसी जीवाणु से होती है। अगर हम बात करें घरेलू और खाद्य उद्योग में इनकी भूमिका की, तो दही और पनीर, अगर हम दही की बात करें बेसिकली तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं। दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है कैसीन। और यह कैसीन प्रोटीन का पाचन करके उसे स्कंदित कर देता है, यानी जमा देता है, जिससे हमें दही प्राप्त होता है। अगर हम बात करें बेकरी में तो खमीर, जिसे हम ईस्ट के नाम से जानते हैं, यह एक कोष के कवक होता है। खमीर ईस्ट का उपयोग ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज को फूला हुआ और नरम बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम अल्कोहल बनाने के लिए भी करते हैं। ईस्ट का उपयोग हम शराब बनाने में भी करते हैं। अगर हम बात करें किण्वन की, वाइन, बियर और अन्य शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में तो एंटीबायोटिक कवक और जीवाणुओं से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है वह पहली एंटीबायोटिक है जिसकी खोज फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने की थी, और इन्होंने एक कवक जिसका नाम इसकी खोज इन्होंने कवक पर की थी जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है। अगर हम बात करें बनाई जाती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। अगर हम बात करें टीका, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, कमजोर या मृत सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके रोगों के खिलाफ टीके बनाए जाते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। साथ ही यह पाचन में भी मदद करते हैं। जैसे पाचन और स्वास्थ्य, मानव आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव भोजन के पाचन और आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन के का संश्लेषण करने में मदद करते हैं। आपको मुख्य मुख्य की पॉइंटों को याद रखना है। जैसे सबसे पहले सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे आप भर भर के लिख दीजिए, पहले आप भर भर के लिख दीजिए, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है घरेलू उत्पाद में भूमिका, पॉइंट बना के लिखना है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, बेकर में ईस्ट, बेकरी में ईस्ट जिसका उपयोग हम ब्रेड, पेस्ट्री को फूला फूला हुआ बनाने में, नरम बनाने में। किण्वन का उपयोग हम वाइन, बियर बनाने में करते हैं, इसमें हम ईस्ट का ही उपयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक लिख दीजिए, टीका को लिखना है तो लिखिए, और पाचन को लिखना है लिखिए, वरना मत लिखिए। आप घरेलू उपयोग में दही, ब्रेड और किण्वन लिख दीजिए। इसके चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक और टीके लिख दीजिए, बस।
अगर हम बात करें कि मानव कल्याण सूक्ष्म जीवों की कहाँ कहाँ भूमिका है, तो मानव कल्याण सूक्ष्म जीवों की बहुत जगह भूमिका है, जैसे घरेलू उत्पाद में, औद्योगिक उत्पाद में और बायो उत्पादन में। बायोगैस होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है बायोगैस। उसके उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर जगह सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। अब हम इन चारों टॉपिक को बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आई होप कि अब आप इतना सब समझ गए होंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इतना लोड मत लीजिए। हमें पता है कि कल आपका पेपर है, फिर भी हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं ना, लोड मत लो। आपने अगर हमारे पहले लेक्चर से अंतिम लेक्चर तक देखा है तो आप पास हो जाएंगे। आप लिख के ले लो ये बात हमसे, हम लिख के दे सकते हैं। अगर आप पहले लेक्चर से हमारे लास्ट लेक्चर तक रुके हुए हैं और आपने उन प्रश्नों को देखा है, आप पास हो जाएंगे। पर्यावरण और कृषि में भूमिका, सूक्ष्म जीवों की पर्यावरण एवं कृषि में भूमिका, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सरल से सरल शब्दों में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मिट्टी में उर्वरता, जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा, जैसे हम मानते हैं ये आपका कोई फ्रेंड है, ये आपका कोई फ्रेंड है, इसको एक बीमारी है। जहां इसने पेन देखा, जहां भी इसने क्या देखा, पेन, यह उस पेन को अपने पास एक बैग में एकत्रित कर लेता है। इस बैग में इसने क्या कर लिया, पेन को स्टोर कर लिया और अपने उपयोग के लिए इन पेनों को रख लिया। इसी प्रकार एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है, राइजोबियम। राइजोबियम जैसे जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। कहने का मतलब जो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन होती है, यह राइजोबियम जीवाणु उस पर्यावरण को अपने पास स्टोर करते हैं। जहाँ क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उसे मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है। अगर हम बात करें उद्योग के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, तो बायोगैस मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया गोबर एवं अन्य कार्बनिक कचरे से बायोगैस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब एक मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो गोबर एवं अन्य कचरे से गोबर गैस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले अब हम बायोगैस समझते हैं, बायोगैस क्या होती है, लेकिन अब आपको इसका नाम याद रखना है, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिसे हम सामूहिक रूप से मेथेनोजेनिक कहते हैं। आपको यह याद रखना है। जिस प्रकार आपको आपकी क्रश का बर्थडे याद है, जिस प्रकार आपको आपकी क्रश की पसंद नापसंद हर एक चीज याद है, उसी प्रकार आपको इस मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस, बायोगैस जिसे अक्सर गोबर गैस भी कहा जाता है, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पन्न गैसों का एक मिश्रण है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा एवं नवीनीकृत स्रोतों के रूप में प्रयोग की जाती है। बायोगैस क्या है, बायोगैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं, और यह बहुत गैसों का क्या है, मिश्रण है। यह बहुत गैसों का क्या है, मिश्रण है। गोबर गैस या बायोगैस के संगठन, यानी इसमें कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, तो बायोगैस विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से मेथिन मिलती है। क्या मिलती है, मेथिन। मेथिन इसमें लगभग, ओ 2 बार हो गया, CH4, मेथिन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। सिर्फ यहाँ पे 2 बार गलती से लिख गया। जो मेथिन होती है वह CH4 होती है। यह लगभग 50 से 60% होती है। गोबर गैस में मेथिन 50 से 60% होती है, जो बहुत ही ज्वलनशील होती है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे भी यह 2 बार लिखा CO2। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है CO2, जो 30 से 40% होती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इसमें थोड़ी कम मात्रा में मिलती है और सल्फर भी इसमें थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। आई होप कि अब आप बायोगैस समझ गए होंगे। तो हाइड्रोजन भी इसमें कम मात्रा में मिलती है और सल्फाइड भी इसमें थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि बायोगैस बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। मीथेन का इसमें लगभग 50 से 70% हिस्सा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 30 से 40% पाई जाती है और यह एक ज्वलनशील गैस मानी जाती है। अब हम बात करते हैं बायोगैस में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो बायोगैस का उत्पादन आवासीय सूक्ष्म जीवों यानी एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। इन सूक्ष्म जीवों को सामूहिक रूप से मेथेनोजेंस कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से मेथेनोबैक्टीरिया है। इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। यह जीवाणु पशुओं के प्रथम आमाशय यानी रूमेन में पाए जाते हैं, जहाँ वे सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। इसी कारण पशुओं के गोबर का उपयोग हम बायोगैस उत्पादन में करते हैं। कहने का मतलब यह जो
मेथेनोजन बैक्टीरिया यानी मेथेनो बैक्टीरियम है, यह पशुओं के आमाशय में पाया जाता है और यह गोबर के साथ बाहर आ जाता है, जिसके कारण यह गोबर में भी पाया जाता है। और जब हम गोबर और अन्य कार्बनिक पदार्थों को साथ में सड़ाते हैं, उन्हें अपघटन करते हैं, तो यह एक गैस निकालता है, जिसके कारण बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उपयोग हम खाना पकाने में, रोशनी के लिए और बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर बायोगैस का प्लांट लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह बायोगैस, यहाँ पे गोबर और अन्य कार्बनिक पदार्थ भरे हुए हैं। यहाँ से जब गैस निकलेगी वह इस मुख्य टैंक में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे एक वाल्व लगा है, जहाँ से हम इस गैस को अपने पास छोटे छोटे कंटेनरों में या सिलेंडरों में स्टोर कर कर उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप बायोगैस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैविक खाद एवं एंटीबायोटिक पर टिप्पणी कीजिए। जैविक खाद एंटीबायोटिक पर टिप्पणी, कहने का मतलब जैविक खाद और एंटीबायोटिक्स पर टिप्पणी कीजिए। यह भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। जैविक खाद वो खाद होते हैं जो रसायनों से मुक्त होते हैं। कहने का मतलब यह मिट्टी को प्रदूषण मुक्त बनाते हैं, यह मिट्टी को प्रदूषण मुक्त बनाते हैं। जैविक खाद वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो जंतुओं, पौधों के अपशिष्ट एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें जैविक प्रकार के टाइप की, कि जैविक खाद कितने प्रकार के होते हैं, तो जैविक खाद मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गोबर की खाद। आप गांव में रहते होंगे, आपने देखा होगा कि हमारे गांव में बेसिकली रोड के किनारे या अन्य किसी बाड़ा में कहीं पे भी एक ऐसा गड्ढा बनाया जाता है या खुले में ही कहीं पर गोबर को ऐसा फेंक कर एक जगह स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और जब हमारे खेतों में फसल बुआई होती है, उससे पहले उस गोबर को उस खेत में डाल दिया जाता है, जिससे कि हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। आपको लिखना कुछ नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और अब आप इसको परीक्षा में लिख सकते हैं, अगर आप थोड़े से समझदार हैं। गोबर की खाद पशुओं के गोबर मूत्र के द्वारा तैयार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अच्छा स्रोत है। कंपोस्ट खाद शहरी और ग्रामीण कचरे, फसलों के अवशेष और पत्तियों को गड्ढे में सुखाकर बनाई गई खाद को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। केचुआ खाद, केचुआ खाद के लिए अभी हर एक गांव में एक प्लांट लगाए गए हैं छोटे छोटे से, जहां पर लिखा है आओ हम सब मिलकर अपनाएं केचुआ खाद। यह हर एक गांव में बनाए गए हैं। जैसे केचुए की मदद से जैविक कचरे को अपघटित करके तैयार की गई बहुत ही पौष्टिक खाद होती है, जो कि केचुआ के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम बात करें हरी खाद की, तो हरी खाद जब हमारे खेत में हरी फसल जैसे सनई हो गई या ढैंचा हो गई, इसे हम उगाकर हरी अवस्था में ही खेत में जोत देते हैं, जिसके कारण जो प्लांट के पोषक तत्व होते हैं वह मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हरी खाद सनई, ढांचा जैसी फसलों को सीधे खेत में उगाकर फूल आने से पहले मिट्टी में जोत दिया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की, तो राइजोबियम, आपको याद होगा, हमने आपको याद कराया था कुछ देर पहले। राइजोबियम राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया और एजोस्पायरियम हो गया। यह सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे एनावीना, नॉकस्टॉक जो धान के खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। माइकोराइजा, यह कवक और उच्च पादपों के बीच एक सहजीवी संबंध है जो फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। जैविक खाद के अगर हम लाभ की बात करें, तो यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। रासायनिक उर्वरकों के विपरीत यह मिट्टी और जल को प्रदूषित कम करता है और यह मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखता है। कहने का मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करना है। खाद वे खाद होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और यह रासायनिक खादों की अपेक्षा कम प्रदूषित होते हैं। यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर हम इनकी बात करें प्रकार की, तो गोबर की खाद आपको आपके गांव से रिलेटेड जैसा भी आपने देखा हो वह सब लिख सकते हैं। कंपोस्ट खाद में आप बना के भी लिख सकते हैं। केचुआ खाद में आप ऐसा लिख सकते हैं कि केचुआ के द्वारा उत्पन्न की गई खाद को केचुआ खाद कहते हैं और यह बहुत ही लाभदायक होती है। हरी खाद, जैसा हमने आपको बताया, फसलों को हरी अवस्था में ही खेत में जोत दिया जाता है, जिससे कि फसल के पोषक तत्व उस मिट्टी में मिल जाते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आप राइजोबियम याद रखिए, आप जेटोबैक्टर याद रखिए। साइनो बैक्टीरिया में आप एनाबिना और नोगस्टॉक याद रखिए। माइकोराइजा में याद रखना है रखिए, वरना भूल जाइए। उसके बाद जैविक खाद के लाभ जरूर लिखिए, आपको जैविक खाद के लाभ लिखने हैं, जिससे कि आपका जो आंसर है वह थोड़ा लंबा और लेंदी हो जाएगा, जिससे अपने छोटे से आंसर को एक अच्छे रूप से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इन हेडिंगों को लिखना ना भूलें। हेडिंग के अंदर आप कुछ भी लिखें, लेकिन इन हेडिंगों को ऐसे का ऐसा ही लिख दीजिए। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, हरी खाद, इसको इसी प्रकार के क्रम में लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैविक खाद संपूर्ण जैविक खेती के लिए उत्तम होती है। यह बहुत ही लाभदायक होती है फसल के लिए और मानव के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होती है। आपने देखा होगा कि हम खेतों में बहुत सारे रसायन मिलाते हैं, जिससे हमारे खेत की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जब हम इस खाद का उपयोग करते हैं तो हमारे खेत में उर्वरक क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ इससे जो सब्जियां उत्पन्न होती हैं, जो फसलें उत्पन्न होती हैं, वह बहुत ही लाभदायक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक, आगे का आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वे औषधियाँ हैं जिसका उपयोग हम जीवाणुओं से होने वाली डिजीज में करते हैं। कहने का मतलब एंटीबायोटिक वह औषधि है जिसका उपयोग हम बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक वे औषधियाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों विशेषकर जीवाणुओं को नष्ट करती हैं या इनकी वृद्धि को रोक सकती हैं। इसका उपयोग शरीर में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहली एंटीबायोटिक की, तो वह महान व्यक्ति है जिसने पहली एंटीबायोटिक को एक दुर्घटना के रूप में प्राप्त किया। मतलब इसे पता भी नहीं था कि इसने क्या किया और इसके साथ एक घटना घटी और उसने पहली एंटीबायोटिक को खोज लिया। ये वही बात हो गई जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप और आपका दोस्त कहीं किसी पार्क में गए बैठने के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप और आपका दोस्त, जैसे यह आप हो गए, आपकी दोनों गोल मटोल आंखें बना देते हैं और यह आपका दोस्त हो गया। यह कौन हो गया? आपका परम मित्र हो गया, सखा हो गया, जो आपके साथ 24 घंटे रहता है। इसने आपसे कहा कि भाई चलो पार्क चलते हैं, आज कोई मिलने आ रहा हमसे। क्या कहा? भाई चलो पार्क चलते हैं, आज कोई मिलने आ रहा हमसे। आपने भी कह दिया हाँ भाई चलते हैं। भाई ने कहा करने का तो करने का। आप इसके साथ गए और इससे जो मिलने आ रहा था इसने इसको पसंद ना करके आपको पसंद कर लिया। किसको पसंद किया? आपको पसंद कर लिया। अब आपको पता भी नहीं चला यह कैसे हुआ, लेकिन हो गया। और यह जो हुआ ना, इससे आपको अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिल रही है। अब आप क्या है? बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता भी नहीं कैसे हुआ, लेकिन हो गया। इसी प्रकार जो यह हमारे साइंटिस्ट साहब हैं, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इन्हें पता नहीं था इन्होंने क्या किया, लेकिन इन्होंने जो किया वह मानव समाज के लिए बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हैं जिन्होंने 1928 में यह कारनामा किया। लेकिन वह बात अलग है कि इन्हें पता नहीं था इन्होंने क्या किया, लेकिन सच में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। यह स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक के कारण बैक्टीरिया विकसित नहीं हो पा रहे थे। फिर इस पर इन्होंने काम किया और पहली एंटीबायोटिक की खोज की। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। और अब आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कौन सा रोग होता है। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ पर भी काम करती है, यह वायरस पर प्रभावी नहीं है। अगर आपको एंटीबायोटिक का काम लिखने के लिए आ जाए कि एंटीबायोटिक का क्या काम है, तो एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ पर ही कारगर होती है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। प्लाज्मिड प्रतिबंधन एंजाइम और पॉलीमरेज रिएक्शन, जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम पीसीआर भी कह देते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को हम आणविक कैंची कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम को हम आणविक कैंची भी कह देते हैं।
तो अब हम इन्हें धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड को समझने का प्रयास करते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। कहने का मतलब यह एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। और जीवाणु के अंदर एक ऐसी छोटी सी गोलाकार संरचना मिलती है जो उसका डीएनए होता है, जो उसका क्या होता है? डीएनए होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए होता है, छोटा सा ही होता है। यह मुख्य रूप से जीवाणुओं में मिलता है और यह खुद ही प्रतिकृति कर सकता है और यह स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है। तो अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्लाज्म बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं पाए जाने वाला एक छोटा गोलाकार और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु है। यह मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे अतिरिक्त गुण प्रदान करता है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में जीन क्लोनिंग के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड मुख्य रूप से एक गोलाकार डीएनए होता है जो कि छोटा सा ही होता है और यह जीवाणु या अन्य जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए के अतिरिक्त रूप से पाया जाता है। यह डबल स्ट्रैंडेड होता है और यह सबसे बड़ी बात, यह खुद की स्वयं की प्रतिकृति भी कर सकता है। यह स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है जो कि इसे एक बेशुमार शक्ति प्रदान करती है। जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्तिमान एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। उसी प्रकार पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी प्लाज्मिड पर ही टिकी है। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम की। प्रतिबंधन एंजाइम को समझने से पहले हम एक उदाहरण समझते हैं, उसके बाद फिर हम प्रतिबंधन एंजाइम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आप कभी ना कभी ऐसे लोगों से अवश्य मिले होंगे जिनकी बातों से आपको ऐसा लगा होगा कि यह बहुत ही अच्छे हैं। क्या है? बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको यह प्रतीत हुआ होगा या ऐसा लगा होगा कि इन लोगों ने आपको अंदर ही अंदर तोड़ने का कार्य किया है। किसका काम किया है? तोड़ने का कार्य किया है। इसी प्रकार प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं जिन्हें हम आणविक कैंची कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कैंची भी कहा जाता है। यह विशेष प्रकार के प्रोटीन है जो डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों से काटने या तोड़ने का कार्य करते हैं। यह एंजाइम डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानते हैं और वहीं से उसे दो भागों में काट देते हैं। इन्हें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज के नाम से भी जाना जाता है। अब यह दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा हमने आपको एक क्रश की फोटो दिखाई थी, उसमें उनकी जो चोटियां थी वह कुछ इस प्रकार की थी। वस्तु उन्हीं की चोटी को याद करके आपको क्या रखना है? यह हमारे डीएनए का चित्र है। किसका चित्र है? डीएनए का। अगर डीएनए को कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम स्रुओं पर काटने का प्रयास करता है, किस पर? स्रुओं पर काटता है, तो वह एक्सोन्यूक्लियेज है। तो वह एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है। अगर वही एंजाइम उस डीएनए को अंदर के खंडों में काटने का प्रयास करता है, कहाँ पर? अंदर पर, तो वह एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हो जाएगा। तो वह क्या होगा? एंडोन्यूक्लियेज। अगर डीएनए के खंडों को प्रतिबंधन एंजाइम बाहर के सिरों पर काटता है तो वह एक्सोन्यूक्लियेज है, और अगर वह अंदर के हिस्सों को काटता है तो वह एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटते हैं या डीएनए के अणुओं को तोड़ने का कार्य करते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक्सोन्यूक्लियेज जो कि डीएनए खंडों को सिरों पर काटने का प्रयास करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज जो कि डीएनए खंडों को अंदर या आंतरिक खंडों को काटने का कार्य करता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे प्लाज्मिड क्या होता है और प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीमरेज रिएक्शन की, जिसे हम पीसीआर तकनीक भी कहते हैं। तो पीसीआर तकनीक वह तकनीक है जिसमें हम डीएनए के छोटे से खंड से डीएनए की लाखों कॉपियां बना सकते हैं। डीएनए के खंड की लाखों कॉपियां बना सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं। कहने का मतलब यह कॉपी पेस्ट वाली तकनीक है। जैसे यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम लिखा है और हम इसे कॉपी कर कर कितना भी लिख सकते हैं, इसकी बहुत सारी प्रतियां बना सकते हैं। इसी प्रकार पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी
पीसीआर एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग हम डीएनए की बहुत छोटी सी मात्रा को कम समय में लाखों करोड़ों प्रतियों में बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो पीसीआर होता है इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, थोड़े से समय में डीएनए की थोड़ी सी मात्रा को हम लाखों करोड़ों कॉपियों में बदल सकते हैं। यह मुख्य रूप से क्या है, पीसीआर तकनीक है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। पीसीआर के प्रमुख जो चरण है वह क्या है, यह मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 जिसे हम निष्क्रियकरण कहते हैं, इसमें डीएनए के दोहरे हेलिक्स को 94 से 96 सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। यह उच्च तापमान के कारण डीएनए दोनों खंडों में अलग हो जाता है। कहने का मतलब यह डीएनए है और इसे हम 94 से 96 सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिसके कारण यह 2 खंडों में अलग अलग हो जाता है। उसके बाद तापानुशीलन, उसके बाद अगली जो प्रोसेस है वह तापानुशीलन है। तापमान को घटाकर हम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। इस चरण में प्राइमर्स अलग हुए दोनों डीएनए धागों से जाकर जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह 2 डीएनए खंड अलग हो गए, जो आपस में जुड़े थे वह ताप के कारण अलग हो गए। जब हमने इसका ताप घटाया तो यहाँ पर जो प्राइमर्स हैं, जो हम इसमें नया डीएनए जोड़ना चाहते हैं, वह यहाँ पर आ गया, जो कि डीएनए का एक नया खंड बना लेगा। फिर आता है प्रसार। तापमान को फिर से बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यहाँ टाक पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करके प्राइमर्स को आगे बढ़ाता है और डीएनए के नए धागे बन जाते हैं या डीएनए के नए खंड बन जाते हैं। सेम इसी प्रकार जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं तो यहाँ पर यह एक पूरी श्रृंखला बन जाती है, जिसके कारण डीएनए का एक नया खंड बन जाता है और यह प्रोसेस बहुत ही कम समय में हो जाती है। बस थोड़ी सी प्रयोगशाला हाईटेक होनी चाहिए। जो हमारी लैब है जहाँ पर हम ये सब कर रहे हैं वह हाईटेक मॉडर्न या वह हाईटेक मशीनों से लैस होनी चाहिए। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो पीसीआर का उपयोग हम बीमारियों की पहचान जैसे एड्स, कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए, फॉरेंसिक साइंस अपराधी की पहचान करने के लिए, जीन क्लोनिंग की संख्या बढ़ाने के लिए, मानसिक विकार, भ्रूण में जेनेटिक बीमारियों को पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि पीसीआर क्या होता है। पीसीआर बेसिकली वह तकनीक है जो कम समय में डीएनए की लाखों करोड़ों प्रतियां बना सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर तकनीक कहते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह डीएनए पुनर्योगज तकनीक है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी आधार नहीं हो सकता। इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं पहले, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी पूरी रटनी तो कोई नहीं रट सकता सिवाय बैक बेंचर के। अगर भाई कोई बैक बेंचर होगा वही इतना याद कर सकता है इतने जल्दी, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कल एग्जाम है आपका और आज आप पढ़ रहे हैं बैठ के। तो या तो आप बैक बेंचर हैं या फिर आप बहुत ही मक्कार हैं। अगर आप आज पूरा याद करने बैठे हैं तो या तो आप बैक बेंचर हैं, जो कि वो कर सकता है, लेकिन आप अगर बैक बेंचर नहीं हैं तो आप इतना याद नहीं कर सकते एक बार में। तो हम पहले से समझने का प्रयास करते हैं। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक बेसिकली वह तकनीक है जिसमें हम डीएनए जो हमारी इच्छा है वांछित डीएनए खंड को काट कर किसी नए डीएनए खंड में जोड़कर एक नया डीएनए बना लेते हैं, जो क्या होता है, पुनर्योगज तकनीक होती है। जैसे अब हम पहले से पढ़ते हैं उसके बाद इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, प्रयोगशाला में विभिन्न जीवों के डीएनए को जोड़कर एक नया पुनर्संयोजित डीएनए बनाने की प्रक्रिया है। क्या करते हैं, पहले हम डीएनए लेते हैं, जैसे हमने यह डीएनए लिया, इसको छोटे छोटे खंडों में काटा, फिर इन्हें किसी दूसरे डीएनए से जोड़कर एक बड़ा डीएनए बना लिया। इस तकनीक का उपयोग हम इंसुलिन टीके को बेहतर फसलों का विकास और चिकित्सा या कृषि या जैव प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में करते हैं। इस तकनीक द्वारा 2 अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को जोड़कर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव बनाया जाता है, जिन्हें हम जीएम कहते हैं। जिसके पीछे भी आपको जीएम लिखा दिख जाए वह जेनेटिक मॉडिफाइड होता है। जैसे आपने देखा होगा जीएम फसलें, क्या देखा होगा आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, जीएम फसलों पर टिप्पणी कीजिए। कहने का मतलब अब आपको ऐसी फसलों के बारे में बताना है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं, जैसे बीटी फसल। जैसे बीटी क्रॉप क्या है, बीटी क्रॉप एक जीएम फसल ही तो है। तो बीटी क्रॉप आप लपेट दीजिए, लिख दीजिए, पूरी कॉपी भर दीजिए, बिल्कुल एग्जामिनर भी सोचे किसकी कॉपी आ गई हमारे हाथ में आज। इसमें किसी विशिष्ट जीन वांछित डीएनए खंड को प्रतिबंधन एंजाइम से काटकर
एक वाहक जैसे प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है, फिर इसे एक होस्ट जीवाणु में डाला जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए है। डीएनए इससे पहले हमने काटा, फिर इसके बाद हमने जोड़ा, इसके बाद फिर हमने एक नया प्लाज्मिड के साथ इसे जोड़कर किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं। और फिर हमने इसका संवर्धन करवाया, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे डीएनए खंड हमें प्राप्त हो गए। अगर हम बात करें डीएनए पुनर्निर्माण तकनीक की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे मानव इंसुलिन उत्पादन, जीन थेरेपी, वैक्सीन का विकास। अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो कीट प्रतिरोधी फसलें जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का है, बीटी बैगन है, बहुत सारी हैं। और उच्च उपज वाली फसलें जैसे गोल्डन राइस हो गया। अब अनुसंधान यानी रिसर्च में जीन कार्य की पहचाने। अब आप लिख सकते हैं इसमें डीएनए पुनर्निर्माण तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें हम वांछित डीएनए खंड को काट कर एक नए डीएनए खंड में जोड़कर एक नया डीएनए प्राप्त करते हैं। इस तकनीक को हम डीएनए पुनर्निर्माण तकनीक कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं परीक्षा में लिखने के लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स मिलें, तो आप सुमित SUMMIT 01 सुमित 01 हमारी इंस्टा आईडी है, इस पर आप हाई लिखकर भेज दीजिए, हम आपको इसके सारे नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। आपको क्या लिखना है, आपको इंस्टा पर जाकर सर्च करना है SUMMIT 01, बस आपको हमारी इंस्टा बायो दिख जाएगी, वहां पर लिखा है बायोलॉजिस्ट 071। वहां पर आपको सिर्फ हाई का मैसेज भेजना है और यह सारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो मानव जीवन में जैव प्रौद्योगिकी के क्या महत्व है। जैसे अभी आपने पढ़ा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, अब आप पढ़ेंगे मानव जीवन में जैव प्रौद्योगिकी के क्या प्रयोग हैं। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि यह हमारे जीवन में भी हमें मदद करेगा और सिलेबस में तो करेगा ही। जैसे आपने देखा कि इसका उपयोग हमने बीटी क्रॉप बनाने के लिए किया, इसका उपयोग हमने इंसुलिन बनाने के लिए किया, इसका उपयोग हमने बहुत सारी चीज़ों में किया। इसी प्रकार हम इन्हें धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों और जैव प्रक्रियाओं का उपयोग करके मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी उत्पाद और तकनीक विकसित की गई है। आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी को मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कई जीवन रक्षक दवाइयाँ, टीके और इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाए जाते हैं। इससे कैंसर, मधुमेह एवं अन्य बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है। अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में महत्व, तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उच्च उत्पादन वाली फसलें विकसित की गई हैं। इससे किसानों की पैदावार बढ़ती है और भोजन की कमी को कम करने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो बीटी क्रॉप बैसिलस थ्रिंजियसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीन का उपयोग करके विकसित की गई आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधे हैं। यह पौधे अपनी कोशिकाओं में प्राकृतिक कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, जो मुख्य रूप से बॉलवॉर जैसे कीट को मारकर फसल की रक्षा करते हैं। भारत में बीटी कॉटन कपास सबसे प्रमुख माने जाते हैं। कहने का मतलब यह एक प्लांट है, इसमें हमने बैसिलस थ्रिंजियसिस नामक एक जीवाणु से एक जीन निकाला जो क्राई प्रोटीन का उत्पादन करता है। क्या करता है? क्राई प्रोटीन का उत्पादन करता है। और यह क्राई प्रोटीन एक अविष है, एक टॉक्सिक पदार्थ है, एक टॉक्सिन पदार्थ है। जब भी कोई कीट इसे खाता है तो वह मर जाता है, क्योंकि जो कीट होता है, कीट की आहार नाल क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। और यह क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है, जिससे उसकी आहार नाल फट जाती है और वह मर जाता है। बीटी फसलों की मुख्य विशेषता, ये फसलें कीटों से रक्षा करती हैं, फसलों की पैदावार बढ़ सकती है, किसानों में लागत कम आती है। अगर हम बात करें इसके दूसरे उदाहरण की, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में और क्या महत्व है, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा गोल्डन राइस, जो कि एक विशेष प्रकार की चावल की फसल है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी की मदद से विकसित किया गया है। इसमें विटामिन ए बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसका रंग हल्का सुनहरा दिखाई देता है। इसी कारण से गोल्डन राइस भी कहते हैं। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। अगर हम बात करें गोल्डन राइस के महत्व की,
किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। तो इसमें विटामिन ए के स्रोत बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यह पोषण की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। यह सामान्य चावल की तरह ही उगाया जाता है एवं खाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है निम्नलिखित अंतःक्रिया पर विस्तृत रूप से टिप्पणी कीजिए या लिखिए। सबसे पहले सहोपकारिता, सहभोजता, परभक्षी, प्रतियोगिता या स्पर्धा या परजीविता। आपको अपने पेपर में इनमें से किन्हीं दो को देखने का मौका अवश्य मिलेगा। अगर आपके कर्म और कांड बहुत ही सही है तो आपको इनमें से दो पर टिप्पणी करने का मौका अवश्य मिलेगा। तो बिना किसी देरी के अब हम इस पर टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहोपकारिता की। सहोपकारिता को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो जीव जैसे आप और आपका दोस्त, दो जीव जैसे आप और आपका दोस्त साथ में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कहने का मतलब अगर इस दोस्त को कोई प्रॉब्लम आए तो इसका यह वाला दोस्त इसे मोटिवेशन देगा। अगर यह कहेगा कि भाई पेपर आ गया हमने पढ़ा नहीं है, तो यह क्या कहेगा, भाई हम तो बैक बेंचर हैं, हम लोग 15 मिनट पढ़ के पास हो सकते हैं। इसने इसको क्या दिया? मोटिवेशन दिया। और कभी इसको डिमोटिवेशन हुआ तो यह वाला दोस्त इसे मोटिवेशन देगा। कहने का मतलब ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ प्राप्त हो। क्या हो? दोनों जीवों को लाभ प्राप्त हो, इसलिए वह साथ साथ रह रहे हो। इसको क्या कहते हैं? इसे हम सहोपकारिता कहते हैं। सहोपकारिता वह संबंध है जिसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को इस संबंध से लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ मिलता है। यानी दोनों जीव एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ रहने में उनका जीवन आसान हो जाता है। इसे हम सहोपकारिता कहते हैं। जैसे कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसमें कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ प्राप्त होता है। अगर हम बात करें सहभोजता की, सहभोजता की, तो सहभोजता वह संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। जैसे पेड़ पर उगने वाले एपीफाइट पौधे। अगर हम बात करें प्रतियोगिता या स्पर्धा की, तो जब दो जीव या दो से अधिक जीव एक ही साधन जैसे भोजन, स्थान, पानी के लिए आपस में संघर्ष करते हैं तो उसे प्रतियोगिता या स्पर्धा कहते हैं। जैसे आप इसे इस प्रकार समझने का प्रयास कर सकते हैं कि क्लास के दो टॉपर हैं। क्लास के क्या हैं? दो टॉपर हैं। क्लास के दो टॉपर बच्चे हैं और वह दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। अब उन दोनों में इस बात को लेकर कंपटीशन हो रहा है कि उनमें से फर्स्ट कौन आएगा। पहला बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और दूसरा टॉपर वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हीं के बीच एक तीसरा व्यक्ति आएगा। कौन आएगा? एक तीसरा व्यक्ति जो क्या होगा? बैक बेंचर। वह इन दोनों से भाई बहुत अलग है। ये दोनों साल भर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साल भर। और यह सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पढ़ेगा। कितना पढ़ेगा? 2 दिन। और इनके बराबर ही नंबर आएंगे भाई उसके। अगर वो असली मायने में बैक बेंचर हुआ तो भाई वो 2 दिन पढ़ेगा और नंबर इनके बराबर ही आएंगे, क्योंकि बैक बेंचर ही कहते हैं भाई। वो सबसे अलग होता और वो इन सब चीज़ों विश्वास नहीं करता कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड। उसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर। क्या चाहिए? 23 नंबर। उसे कंपटीशन करना ही नहीं किसी से। लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा? कंपटीशन। जब भी दो या दो से अधिक जीवों में क्या हो? कंपटीशन हो। किसके लिए? किसी एक चीज के लिए। उसे उसे हम कहते हैं प्रतियोगिता या स्पर्धा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सहोपकारिता क्या होती है, सहभोजता क्या होती है, प्रतियोगिता क्या होती है। सहोपकारिता दो जीव साथ में रहते हैं और दोनों को लाभ प्राप्त होता है। सहभोजता सहभोजता में एक जीव को लाभ प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं होता। ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। तीसरे को प्रतियोगिता, तीसरे में दो जीव आपस में क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं किसी एक चीज के लिए। अब बात करते हैं परजीविता। किसकी बात करते हैं? परजीविता की। परजीविता वह संबंध है जिसमें एक जीव परजीवी दूसरे जीव पोषक के शरीर पर या उसके अंदर रहकर लाभ प्राप्त करता है और पोषक को हानि होती है। कहने का मतलब जब एक जीव दूसरे पर आश्रित हो जाता है तो इसे हम परजीविता कहते हैं। जैसे अमरवेल पौधे पर, अगर आपने अमरवेल देखी है तो कमेंट में बताएं और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने नहीं देखी तो गूगल करके देख सकते हैं। परभक्षी, अगला जो टॉपिक है वह है परभक्षी। परभक्षी वह जीव होता है जो दूसरे जीवों का शिकार करके उन्हें खाता है। जिस जीव का शिकार किया जाता है उसे शिकार कहते हैं। वह जीव जिसका शिकार किया जाता है
उसे शिकार कहते हैं और वह जीव जो शिकार करता है उसे शिकारी कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को परभक्षण कहा जाता है। उदाहरण, शेर हिरण का शिकार करता है, इसमें शेर शिकारी है एवं हिरण शिकार है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जैव विविधता एवं उसके संरक्षण की विभिन्न विधियों की। लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। अगर आपके भाग या आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो यह क्वेश्चन लगभग 90 से 95% आने के इसके चांस हैं। तो अब हम इसे पूरे दिल से पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह हमारा आज का अंतिम टॉपिक है। फिर इसके बाद हम यह सीरीज खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हम अगले किसी क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता पृथ्वी पर बहुत जीवों का पाए जाना ही क्या है? जैव विविधता। कहने का मतलब यह पृथ्वी और इस पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, ऐसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता है। अगर हम बात करें जैव विविधता के संरक्षण की, तो जैव विविधता का संरक्षण बहुत प्रकार के विधियों से किया जा सकता है। जैसे यह एक जंगल है, यह एक क्या है? जंगल है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन इस पर शिकार किया जाता रहा हो, लेकिन इस जंगल में बहुत सारे शिकारी आ जाए और वह शिकार करने लगे, तो इन जीवों को क्या होगा? खतरा होगा। क्या होगा भाई? खतरा हो सकता है। लेकिन अगर सरकार क्या करे? सरकार इन शिकारियों को यहाँ पर जाने की परमिशन ना दे और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दे, एक प्रोटेक्शन वॉल बना दे, जिसके कारण यह जीव क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। अगर जीवों को उन्हीं के स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो यह स्वस्थानीय संरक्षण है। जबकि अगर उनके स्थान से बाहर निकाल कर कहीं दूसरे स्थान पर उन्हें भेज दिया जाता है तो उसे वह स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे जैव विविधता संरक्षण की विधियां। नंबर 1, स्वस्थानीय संरक्षण। जीवों को उनकी प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य, प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष स्थान होता है। जैव मंडल आरक्षित, यह विस्तृत क्षेत्र है जहाँ प्रकृति का संरक्षण किया जाता है। अगर हम बात करें वाह्य स्थानीय संरक्षण की, यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजातियों को बाहर से कहीं से लाया जाता है और किसी एक विशेष स्थान को बनाकर उन्हें वहां रखा जाता है और उनको उनके प्राकृतिक आवास के बाहर विशेष स्थानों पर सुरक्षित किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर, जानवरों को पालना और प्रजनन कराना एक वाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है। वनस्पति उद्यान, दुर्लभ पौधों का संरक्षण। इन्हें जैसे कोई दुर्लभ पौधा है वह यहाँ पर उग गया, लेकिन उसे यहाँ पर कोई खतरा है, कोई खतरा है, तो क्या करेगी सरकार? इसे यहाँ से उठाकर या उखाड़ कर मशीनों की सहायता से, छोटी अवस्था में मशीनों की सहायता से उसे एक जगह पर संरक्षित किया जाएगा। यह वाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। फिर जीन बैंक या जीव बैंक, आनुवंशिक सामग्रियों को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण वह है जहां पर जंतुओं के उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित किया जाता है। जबकि वाह्य स्थानीय संरक्षण वह संरक्षण है जो उनके प्राकृतिक आवासों से उन्हें उठाकर किसी विशेष स्थान पर दिया जाता है। इसे हम वाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने 1 से 4 लेक्चर पढ़े हैं तो सच में आप भरोसा करिए, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप पास होंगे, चाहे आपने पूरी साल पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो बिना किसी लोड के अब आप जाइए पेपर देने, और पेपर देने के बाद फिर आप हमें अपना रिव्यू बताइए कि आपने पेपर में क्या महसूस किया। क्या आपको ऐसा लगा कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो हमें पहले से ही पता थे? तो धन्यवाद। अब आप लोड फ्री होकर अपना पेपर देने चाहिए। शाम को मिलते हैं फिर। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उस घंटे को बजाना ना भूलें। आपका हमेशा से स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय सुमित में।